नंबर 45 डेमोक्रेसी, पार्टी सिस्टम एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। लोकतंत्र, दलीय व्यवस्था और चुनावी राजनीति। आज का क्वेश्चन है हमारा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अर्थ बताइए और लोकतंत्र के घटकों पर प्रकाश डालिए। देखो भाई, इसमें बताया गया है वैसे तो दुनिया में शासन करने की अनेक प्रणालियां हैं, जिसमें से एक प्रणाली आपकी लोकतंत्र और एक प्रणाली है तानाशाही। ठीक है, दोनों ही किसी न किसी देश का शासन चलाने में काम आती है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब होता है जो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, और तानाशाही का मतलब होता है ऑटोक्रेटिक, जिसमें लोगों को क्या है, स्वतंत्रता नहीं है सरकार चुनने की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र शब्द आपने अब तक पढ़ते भी आए हो, आपके एसएसटी में स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग से ही। डेमोक्रेसी क्या होती है? जनता द्वारा शासन, यानी कि जनता द्वारा चुने हुए जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, शासन व्यवस्था को चलाते हैं। ठीक है, जनता के लिए और जनता द्वारा चुना गया शासन ही हमारा लोकतंत्र कहलाता है। डेमोक्रेसी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने शासकों को बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और क्या है, हम चेंज कर सकते हैं अपने नेता को, और सरकार को शासन करने का अधिकार दिया जाता है, क्योंकि जनता कहती है उसे ही आज्ञा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मेन जो व्यक्ति है वो जनता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई लोकतंत्र के घटक। इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट लोकतंत्र का मीनिंग क्लियर कर देना। लिखने को तो इसमें बहुत सारी चीजें लिख रखी है। उपयुक्त परिभाषा से लोकतंत्र व्यवस्था की जनता, और बस इतना ही ठीक है। लोकतंत्र क्या होता है, जो अब तक आपने पढ़ा है वही आप मीनिंग दे सकते हो। उसके बाद है आपके डेमोक्रेसी के क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या घटक हैं। लोकतंत्र के 3 अनिवार्य घटक है। एक है राजनीतिक संस्थाएं, दूसरा है राजनीतिक प्रक्रियाएं, और तीसरा है हमारी संतोषजनक कार्यवाही। तो लोकतंत्र प्रणाली में राजनीतिक संस्थाएं जो कि चुनाव तंत्र तथा विधायिका नागरिकों को कार्य क्षेत्र और आवश्यक कार्य प्रणाली उपलब्ध करवाती है, ताकि वे निर्णय प्रक्रिया में डायरेक्ट रूप से भाग ले सके। इसमें क्या है भाई, हमारी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वे क्या करते हैं, उनको चुनाव तंत्र या विधायक नागरिकों को कार्य क्षेत्र यानी कि कार्य प्रणाली उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जितनी भी हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कार्य प्रणाली उपलब्ध करवाते हैं, उनको क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, ताकि वे डायरेक्ट रूप से उस काम में भाग ले सके। सरकार बनाने के लिए वे अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और सरकार ही समग्र समाज के लिए जनता की ओर से निर्णय लेती है। यानी कि जो सरकार चुनी जाती है वही जनता की तरफ से निर्णय लेती है। ये रिप्रेजेंटेटिव जन विभिन्न अभिकरणों जैसे अधिकारी वर्ग, पुलिस या सेना के माध्यम से अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुने थे वो क्या है, चाहे सेना की मदद से चाहे उच्च अधिकारियों की मदद से अपने जो भी डिसीजन है उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करवाते हैं। वे जितने भी सोशल रिसोर्सेज हैं या उनके मैनेजमेंट हैं उनके प्राधिकरण का लाभ उठाते हैं। जब नागरिक जन अपने प्रतिनिधियों के साथ उनकी कार्य प्रणाली, निर्णयों व सत्ता प्रयोग को लेकर संतुष्ट नहीं होते हैं तो लोग उन्हें बदल देते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर हमारे देश में कोई नेता ढंग से काम नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है या कुछ मतलब कोई प्रोग्रेस के लिए कोई काम नहीं करवा रहा है, तो हम अगले चुनाव में हम उसको चेंज कर सकते हैं और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को हम चुन सकते हैं। इसका अर्थ है कि लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वे राज्य व समाज को कौन संभालेगा, इस चीज का डिसीजन लेने का। ठीक है, तो ये लोकतंत्र का एक औपचारिक संस्थागत पहलू है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लोकतंत्र के घटक। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों के लिए और लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार से है। ठीक है, इसके 3 घटक बताए हैं, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक प्रक्रियाएं और संतोषजनक कार्यवाही। ठीक है, राजनीतिक संस्थाओं को क्या है, जो विधायिका है वे उनकी कार्य प्रणाली समझा देती है, भाई आपको ये काम करने हैं। ठीक है, सरकार बनाने के लिए लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो भी इम्प्लीमेंटेशन करवाना होता है उसको लागू करवाते हैं। ठीक है, संसाधनों के प्राधिकार का लाभ उठाते हैं। जब नागरिक अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ उसकी कार्य प्रणाली यानी कि जब जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव से जो उन्होंने नेता चुना था उसे संतुष्ट नहीं होती है तो अगले चुनाव में क्या है, किसी दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को नेता बनाया जा सकता है। इस प्रकार जो लोकतंत्र है उसका सारा निर्णायक अधिकार जनता के हाथ में होता है।
ठीक है भाई, आ गया समझ में लोकतंत्र क्या होता है और इसके घटक। यस मैम। अगला देखिए, पार्टी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, पार्टी सिस्टम से अभिप्राय किसी देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम से है जिसमें जनता की सेवा भावना के लिए अपने अंतर मन में संजोए रखने वाले अनेक दल होते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक हमारा पार्टी सिस्टम क्या होता है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें अनेक दल ऐसे होते हैं, अनेक ऐसी पार्टी होती है जो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ठीक है, चुनाव के समय ये दल अपने अपने इरादे, जनता की सेवा की भावनाएं, विकास के मुद्दों को सामने रखकर चुनाव लड़ते हैं। जो दल बहुमत प्राप्त करता है वह सरकार बनाता है और देश सेवा का अवसर प्राप्त करता है। जो पार्टी व्यवस्था वास्तव में लोकतंत्र का आधार होती है, लोकतंत्र के लिए दल निर्णय है, क्योंकि राजनीतिक दलों के बिना लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल सकती है। ठीक है, यही था आपका पार्टी सिस्टम क्या होता है कि अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं जो अपने दिलों में इरादे, जनता की सेवा भावनाएं और देश समाज के डेवलपमेंट के विचारों को लेकर चुनाव में खड़े होते हैं और जिसको बहुमत मिलता है वो पार्टी जीत जाती है और जो सरकार और उसी की सरकार देश में बनती है। लोकतंत्र का वास्तविकता में अर्थ गिनती का खेल नहीं है, अर्थात हम मुख्य है। उन्होंने लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं कहा, यह बहुमत सरकार अपनी सहमति विपक्षी दलों को नहीं रहने देती अथवा बहुलक्षण वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय को नष्ट कर देते हैं, उन्हें अपने धर्म के पालन से रोकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रबंध तथा प्रशासन कुछ आधारभूत नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों पर टिका उतरने की सिर्फ धर्मनिरपेक्षता। अब इसने ये बोला गया है कि जो राजनीतिक दल है वो लोकतंत्र सरकार नहीं चल सकती। राजनीतिक दलों के बिना यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के बिना हमारी डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो एक ही सरकार बार बार बनती रहेगी और फिर यानी कि कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी, मान लो उसके विपक्ष में कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी तो जो पहली पार्टी है वह अपनी मनमानी करती रहेगी। ठीक है, तो हमारे लिए अगर हमें डेमोक्रेसी को बनाए रखना है तो हमारे सामने डिफरेंट पार्टी सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि दूसरी पार्टी होंगी तभी डेमोक्रेसी बनी रहेगी, क्योंकि एक ने गलत काम किया तभी दूसरा तैयार खड़ा रहता है उसकी सरकार को गिराने के लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा पार्टी सिस्टम। उसके बाद आता है पार्टी सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम होता है, एंड ऑफ डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, राइज ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन होता है, एक्सिस्टेंस ऑफ कम्युनल पार्टीज, एक्सिस्टेंस ऑफ रीजनल पार्टी, लेस कॉन्टैक्ट विद द मासेस, डिफेक्शन, दल बदल और लास्ट में आपका कंक्लूजन। तो सबसे पहले आते हैं पार्टी सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हैं। बहुदलीय पार्टी, मल्टीपल पार्टी सिस्टम। भारत में भी क्या है, स्विट्जरलैंड की तरह मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर कहीं बीजेपी, कहीं आपकी कांग्रेस पार्टी, कहीं और पार्टी, यानी कि बहुत सारी पार्टियां। ठीक है, तो 24 जून 2008 को चुनाव आयोग ने 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर और 44 राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की। ठीक है, यानी कि अगर सेंटर पे देखा जाए तो 7 पॉलिटिकल पार्टी काम में है, लेकिन अगर मजबूती किसी में देखी जाए तो वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ठीक है, और अगर हम रीजनल लेवल पे देखें तो 44 राजनीतिक दल हैं हमारे। ठीक है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी के नाम है, क्या क्या नाम है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी, एक तो कांग्रेस पार्टी होगी, एक बीजेपी की होगी, एक भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय मार्क्सवादी दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल एवं बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ पर दी गई है। आगे है भाई आपकी एंड ऑफ डोमिनेंस ऑफ ए सिंगल पार्टी, एक दल की प्रधानता का अंत। भारत में 1977 तक कांग्रेस पार्टी की प्रधानता रही। ठीक है, यानी कि 1977 तक भारत में कांग्रेस की पार्टी का दबदबा रहा और धीरे धीरे जैसे जैसे अन्य जो पार्टीज थी वो पावरफुल होती गई तो इसका जो डोमिनेंस था, जो इसकी प्रधानता थी, वो समाप्त हो गई। अब इस प्रकार से गठबंधन फिर गठबंधन की सरकारें बनने लगी। ठीक है, जिसके कारण पार्टी और दल अनेक बुराइयां भी आ गई।
और एक दल की प्रधानता लोकतंत्र विरोधी भी होती है, क्योंकि एक दल की प्रधानता के कारण दूसरा दल विकसित नहीं हो पाता है। तो क्या है, एक दल की प्रधानता का अंत। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, कोई एक पार्टी स्टेबल नहीं रह सकती। 1977 तक क्या थी हमारी, कांग्रेस पार्टी ने स्टेबिलिटी बना रखी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या है, ये सरकार भी गिर गई और दूसरी सरकार यहाँ पर आ गई। अगर एक सरकार होती है तो हमारा डेमोक्रेसी विरोधी कोई नहीं, डेमोक्रेसी नहीं होगी, क्योंकि वो उसका क्या हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगी। ठीक है, तो एक दल की प्रधानता लोकतंत्र विरोधी भी हो सकती है, क्योंकि एक दल की प्रधानता के कारण दूसरा दल क्या है, डेवलप नहीं हो पाता, वो होने ही नहीं देता। आगे है प्रभावशाली विरोधी दल का उदय, राइज इन इफेक्टिव अपोजिशन। पहले क्या था, 1977 तक कांग्रेस की प्रधानता थी, लेकिन 1977 के बाद बहुत सारे विरोधी अपोजिट पार्टी उसके सामने निकल कर आई। ठीक है, जिसमें से एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनकर निकली बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। मार्च 1977 में चुनाव में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और कांग्रेस को केवल 153 सीटें मिली, और इस प्रकार कांग्रेस की हार से संगठित विरोधी दल का उदय हुआ और आज भारत में अनेक मान्यता प्राप्त पार्टीज विद्यमान है। ठीक है, उसके बाद है एक्सिस्टेंस ऑफ कम्युनल पार्टीज। ठीक है, एक्सिस्टेंस ऑफ कम्युनल पार्टी। एक्सिस्टेंस सांप्रदायिक दलों का होना, भारतीय दलीय प्रणाली का एक घातक स्थिति सांप्रदायिक दलों का होना है। यदि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सांप्रदायिक दलों का भविष्य का होना है, धर्मनिरपेक्ष सांप्रदायिक दलों का भविष्य उज्जवल नहीं है, तथापि अनेक प्रचार और गतिविधियों से राजनीतिक वातावरण दूषित हो जाता है और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। यानी कि जितने भी कम्युनल पार्टी हैं उन दलों का होना, घातक स्थिति सांप्रदायिक दलों का होना। देखो सबसे ज्यादा घातक स्थिति तो क्या है, जो अलग अलग सांप्रदायिक दल होते हैं, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, सिख करवा रहे हैं, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष जो ग्रुप होते हैं वो हमारे लिए घातक सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। उसके बाद है एक्सिस्टेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। रीजनल 44 ऐसी रीजनल पार्टीज हैं जिनको मान्यता दी गई है 2008 में। प्रादेशिक दल राष्ट्रीय हित के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये दल राष्ट्रीय हित का न सोचकर अपनी पार्टी और अपने क्षेत्र के हितों को अधिक महत्व देते हैं। हाँ देखो, अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो ये जो पार्टीज हैं ये अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ अपने रीजनल लेवल तक ही सोचती है। ठीक है, अपने सिर्फ जहाँ की ये पार्टी है उसी के डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, दूसरी जगह के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचती। उसके बाद जनता के साथ कम संपर्क। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जनता के साथ संपर्क बनाकर नहीं रखते। भारत में कई पार्टी तो बरसाती मेंढक की तरह चुनाव के समय में ही दिखाई देती हैं और चुनाव समाप्ति के बाद लुप्त हो जाती हैं। जो दल स्थायी हैं वे भी चुनाव के समय ही अपनी पार्टी को संगठित करते हैं और जनता के साथ संपर्क बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी चुनाव के पश्चात जनता के साथ संपर्क बनाना अपनी मानहानि समझता है। ठीक है, जबकि चुनाव समीप होते हैं तो तब सभी राजनीतिक दलों में नेता जनता के साथ संपर्क बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं, पर जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं वे इस महत्व को भूल जाते हैं और ग्रामीण लोगों को तो पार्टी के नाम तक नहीं पता होती। ये बिल्कुल सही और सच बात है। ठीक है, उसके बाद है आपका देखो क्या क्या थी, मल्टीपल पार्टी सिस्टम आ गया कि भारत में क्या है, लोकतंत्र है और यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हैं। रीजनल सेंट्रल लेवल पे 7 थी और रीजनल लेवल पे 44 थी। एंड ऑफ द डोमिनेंस पार्टी, अब लोकतंत्र है तो एक पार्टी का डोमिनेंस, एक पार्टी का राज समाप्त हो जाता है। प्रभावशाली विरोधी दल का होता है, पहले 1977 तक वह कांग्रेस पार्टी थी, तो फिर धीरे धीरे जब ये क्षीण होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आने लगे। सांप्रदायिक दलों का होना, सांप्रदायिक दलों का होना भी एक इसकी विशेषता है, लेकिन ये सांप्रदायिक बल धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। उसके बाद है रीजनल पार्टीज का होना। रीजनल पार्टी का होना तो ठीक है, लेकिन ये सेंटर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये पार्टियां सिर्फ अपने इलाके की प्रोग्रेस के बारे में ही सोचती है। लेस कॉन्टैक्ट विद द मासेस, जनता के साथ कम संपर्क करते हैं। ये जो पार्टी वाले लोग होते हैं बरसाती मेंढक की तरह होते हैं, बरसात निकली तो मेंढक बाहर आ गया, नहीं तो नहीं आए। तो ये भी क्या करते हैं, जब चुनाव आ गए तो लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, जब चुनाव खत्म तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। उसके बाद आती है दल बदल। भारतीय दल प्रणाली में भी महत्वपूर्ण विशेषता है का दोष है दल बदल। यहाँ के नेता क्या है, कभी किसी पार्टी में पहुंच जाते हैं, कभी किसी पार्टी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, 52वां संशोधन किया है ताकि दल बदल की बुराई को समाप्त किया जा सके, और इस संशोधन के अंतर्गत दल बदल गैर कानूनी है। इससे संसद तथा राज्य विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है।
इस संशोधन के बावजूद भी दल बदल होता रहता है और वर्ष 1993 में दल बदल भारी संख्या में हुआ और यह कांग्रेस के पक्ष में हुआ, जिससे अल्पमत वाली कांग्रेस सरकार को बहुमत प्राप्त हो गया। परंतु अब दल बदल संबंध बहुत सशक्त कानून बन चुका है। ठीक है, दल बदल भी कुछ नेता क्या होते दूसरी पार्टी के, शामिल दूसरी पार्टी में हो जाते हैं। तो दल बदल का भी क्या है, एक बड़ा दोष है यहाँ पर। उसके बाद कंक्लूजन के तौर पर क्या दिया गया कि भारत के अंदर जो भी पार्टी सिस्टम है उसकी विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर मल्टीपल पार्टी सिस्टम, सुसंगठित विरोधी दल का न होना, दल की प्रधानता, क्षेत्रीय दलों का होना, दल बदलाव प्रणाली, दलीय प्रणाली की कुछ विशेषता है। इसमें ग्रैंड अलायंसेस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देश की सीमाओं को हल करने के स्थान पर देश के राजनीतिक वातावरण को दूषित कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन मल्टी पार्टी सिस्टम और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। समझ में आ गया बेटे पार्टी सिस्टम क्या होता है? यस मैम। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अब पार्टी सिस्टम की क्या क्या समस्याएं होती हैं उनके बारे में देखते हैं हम कि पार्टी सिस्टम के सामने क्या क्या समस्या आती है। सबसे पहले तो आती है प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलर बेस, जनाधार की समस्या। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ डिफेक्शन, दल बदल की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, धन की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शनलिज्म, गुटबंदी की समस्या। ठीक है, तो देखियो क्या क्या समस्या आती है। सबसे पहले तो है जनाधार की समस्या। जन समर्थन प्राप्त करने के लिए देखो, अगर जनता का समर्थन प्राप्त करना है तो एक पॉलिटिकल पार्टी को जनताधर होना पड़ता है। ठीक है, और किसी भी दल का इतना अधिक जनाधार नहीं है। संभवतः आज भी कांग्रेस की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे देश के सभी वर्गों क्षेत्रों का समर्थन प्राप्त, और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ता घटता रहता है। दक्षिण में इस दल का जनाधार अपेक्षाकृत कम है। इस दल के अब इसने बोल दिया भाई, जो जनता की जो राय है, जनता क्या है, किसी भी पार्टी के साथ स्टेबल नहीं है। यहाँ पर राजनीतिक जो जनाधार होना बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि लोगों का समर्थन पाना बहुत बड़े गर्व की बात है इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि जब जनता का साथ होगा तभी ये पॉलिटिकल पार्टी जीत पाएंगे। ठीक है, सभी वर्गों का समर्थन करते हैं। तो इसमें एक समय था जब इन्होंने बताया कि जो एक ऐसा समय था जहां पर कांग्रेस पार्टी को क्या था, जनता का पूरा साथ था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि उस बीजेपी को क्या है, जनता का फुल सपोर्ट है। ठीक है, अधिकांश समर्थक हिंदू, शहरी और व्यापारी वर्ग के साम्यवादी दल केरल, पश्चिम तथा पश्चिम बंगाल तक सीमित है, और इस प्रकार जनशक्ति को दलीय व्यवस्था की भी एक बड़ी समस्या है। उसके बाद है आपका सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कि जो भी हमारा पॉलिटिकल पार्टी है उसके सामने एक बड़ा संकट होता है कि किस प्रकार हम अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें। यह समस्या एक या दो दल की नहीं, बल्कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी में ये घटना होती है। ठीक है, उनके पास भी कार्यकर्ताओं का उतना ही अभाव है जितना कि अन्य दलों के पास। कई बार तो ये इस दफा ये होता है कि जैसे पार्टीज का आपन में विभक्तिकरण हो जाता है, अलग अलग हो जाती हैं, तो उनको कार्यकर्ताओं की भी तो दफा के विघटन के कारण इस स्वरूप में नहीं रहा कि उनके पास कार्यकर्ताओं का भी उतना ही अभाव है जितना कि अन्य दलों के पास। ठीक है, जो वर्कर्स हैं उनका भी काम खत्म हो जाता है। ठीक है, कार्यकर्ताओं तथा संगठनात्मक ढांचे का अभाव है। साम्यवादी दलों के पास भी कार्यकर्ता है, परंतु इसका अधिक प्रभाव पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा तक सीमित है। शेष दलों के लिए एक विकट समस्या है। वस्तुतः भारत के दल अपने नेताओं के व्यक्तित्व के सहारे चलते हैं, न कि वैचारिक सिद्धांतों के सहारे पर। ठीक है, तो इसने यहाँ पर क्या बताया है, ऑर्गेनाइज्ड करना, यानी कि पूरी जो पार्टी है उसको एक अच्छे वेल तरीके से संभाल के रखना, ये भी क्या है, एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि सारे नेता हमारी पार्टी में बने रहें, सबके साथ अच्छे से बिहेवियर करना, ये क्या है, सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना डिफिकल्ट टास्क है, इसीलिए संगठन को क्या है, प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ डिफेक्शंस,
दल बदल की समस्या, हाँ जी, पार्टीज के सामने ये भी समस्या आती रहती है कि एक पार्टी का, मान लो इस पार्टी का बंदा है, वो कभी कांग्रेस में जा रहा है, कभी दूसरी पार्टी में जा रहा है, कभी कांग्रेस का बंदा क्या है बीजेपी में आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये भी उसके सामने एक गहरी समस्या होती है, क्योंकि जब एक पॉलिटिकल लीडर किसी पार्टी को चेंज करता है तो उसके साथ जितने सारे लोग हैं वो भी उसी पार्टी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की समस्या। अब सारे के सारे लीडर हैं, सारे के सारे ये चाहते हैं कि मुझे बड़ा लीडर बनाया जाए, मुझे बड़ा लीडर बनाया जाए, तो ये भी समस्या एक है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। तो भारत में केंद्रीय व राज्य स्तर पर आम चुनाव के अतिरिक्त मध्यावधि चुनाव भी होते रहते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस की भी ये नहीं है कि 5 साल में होते हैं, बीच बीच में भी चुनाव होते रहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री के हुए, जिला पार्षद के हुए, तो उन पे भी इन्हीं पार्टीज के लोग उठते हैं। तो उनके पास क्या है, फाइनेंस की कमी भी क्या कर सकती है, एक जिसके क्या है, चुनाव के समय धन खर्च करना पड़ता है, अगर उसके पास धन देने के लिए पैसे नहीं हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। उसके बाद आती है प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शनलिज्म, गुटबंदी की समस्या। बाद में राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण समस्या दलों के अंदर गुटबंदी है, प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शनलिज्म, कि भारत के अंदर जो राजनीतिक दल है उनके अंदर एक समस्या गुटबंदी की है। गुटबंदी दिखाई तो नहीं देती, लेकिन पुरानी तथा संगठित कांग्रेस का उदाहरण हम ले सकते हैं कि कांग्रेस के जन्म से लेकर अब तक आपसी गुटबंदी के कारण इनका कई बार विघटन हो चुका है। गुटबंदी के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस को इंदिरा कांग्रेस के रूप में परिवर्तित होती गई, और इसका चुनाव चिन्ह बदलते रहे, दो बैलों की जोड़ी, गाय बछड़ा और अब हाथ। ठीक है, तो गुटबंदी की समस्या है, लोग गुटबंदी बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, सबके साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। तो ये थी आपकी सीमाएं कि इसकी क्या क्या खामियां पार्टी सिस्टम की। उसके बाद आती है आपकी चुनावी राजनीति क्या है, स्पष्ट करें। अब पढ़ो, आप पढ़ो बेटा, अभी चुनावी राजनीति क्या है, स्पष्ट कीजिए। ओके मैम। लोकतंत्र में चुनाव का अत्यधिक महत्व है। चुनाव के द्वारा ही जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और उनके माध्यम से शासन में भाग लेती है तथा शासन पर अपना नियंत्रण रखती है। चुनाव के कारण ही जनता अर्थात मतदाताओं का महत्व बना रहता है, और यदि कोई मंत्री या प्रतिनिधि अपना कार्य ठीक प्रकार से ना करे तो मतदाता उसे अगले चुनाव में वोट न देकर असफल कर देते हैं। चुनाव के समय जनता को सरकार की आलोचना करने का भी अवसर मिलता है और वह अपनी इच्छा अनुसार सरकार को बदल सकती है। चुनाव ही एक ऐसा साधन है जिसके कारण जनता अपने देश का शासक समझ और कह सकती है। चुनाव से जनता को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है, क्योंकि चुनाव के दिनों में सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यों का प्रचार तथा एक दूसरे की आलोचना करते हैं। इससे नागरिकों को पता चलता है कि देश की समस्याएं क्या हैं और उन्हें कैसे हल किया जाए। हम इसके आगे बढ़े। नहीं, एक बार एक्सप्लेन कर दो, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा, इतना लंबा हो जाएगा। देखो बेटा, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स क्या होती है, हमारे यहाँ पर क्या है, चुनाव का बड़ा महत्व है, वोटिंग का बड़ा महत्व है। ठीक है, तो चुनाव के द्वारा क्या करती है, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और वो शासन करता है। ठीक है, चुनाव के कारण ही क्या है, जितने भी वोटर्स हैं उनका महत्व बढ़ता है। यदि कोई मंत्री अपना कार्य ठीक ढंग से ना करे तो हमारे पास इतनी पावर है कि हम उसको हटा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार सरकार हम बदल सकते हैं, क्योंकि चुनाव के दिनों में ही सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कार्यों का प्रचार करती हैं, एक दूसरे की क्या है, क्रिटिसाइज करती हैं। इससे नागरिकों को पता चल जाता है कि देश के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं और उनको कैसे कैसे हल किया जाना है। ठीक है, भारतीय चुनाव प्रक्रिया को धन की शक्ति ने बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित किया है। चुनाव में धन का अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है। धन के अंधाधुंध प्रयोग और दुरुपयोग ने भारतीय राजनीति को भ्रष्ट बना दिया है।
भारत में काले धन का बड़ा बोलबाला है और इस धन का चुनाव में दिल खोल के प्रयोग किया जाता है। खुले तौर पर वोट खरीदे व बेचे जाते हैं। यद्यपि कानून द्वारा चुनाव में किए जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। सरकार द्वारा 24 अक्टूबर 2004 को अधिसूचना के अनुसार लोकसभा के लिए 25 लाख रुपए कर दी गई है। राज्यों ने विधानसभा के लिए खर्च की राशि 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। वैसे अलग-अलग राज्यों में चुनावी खर्च की सीमा भी अलग-अलग की गई है। तथापि इस सीमा की कोई परवाह नहीं की जाती और इस सीमा से अधिक पैसे चुनाव में खर्च किए जाते हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है चुनाव केवल धनिक व्यक्तियों के लिए ही रह गया है। कई कई बार तो धनिक व्यक्ति स्वयं चुनाव न लड़के दूसरों को चुनाव लड़वाते हैं। उम्मीदवारों को धन देके खड़ा किया जाता है और उन्हें धन के बल पर बिठाया भी जाता है। यही नहीं, मतदाताओं को लाने व ले जाने के लिए गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। आज का चुनाव धन के बल पर जीता जा सकता है और धन ने मतदाताओं, राजनीतिक दलों तथा प्रतिनिधियों सबको भ्रष्ट बना दिया है। ठीक है, इसने ये बोल दिया है कि देखो चुनाव जब भी हमारे यहाँ पे आते हैं तो जो पैसे का भी अंधाधुंध प्रयोग होता है, क्योंकि धड़ल्ले से पैसे उड़ाए जाते हैं, कभी शराब में उड़ाए जाते हैं या कभी वैसे उड़ाए जाते हैं। तो एक अनुमान लगाया गया कि लोकसभा में 25 लाख रुपए कर दी गई है के अनुसार लोकसभा के लिए 25 लाख रुपए और राज्य विधानसभा के लिए खर्च की राशि 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। वैसे वैसे अलग अलग राज्यों में जो चुनावी खर्चा वो अलग अलग आता है, ठीक है, लेकिन जितना चुनाव में पैसा बढ़ता है उतना ही क्या है, भ्रष्टाचार फैलता है। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जितना चुनाव से पहले खर्च करेगी उतना ही चुनाव के बाद जीतने के बाद उस खर्च किए हुए पैसे को भी कंप्लीट करने की सोचेगी। तो आज का जो चुनाव है वो धन के बल पर लड़ा जाता है, पैसे के दम पर लड़ा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अभी पैसे के दम पे देखो लोगों के घर भी लोगों को घर से वोटिंग के लिए गाड़ियों में बिठा कर लेके जाया जाता है। ठीक है, तो उस दिन तो ये पॉलिटिकल पार्टीज वाले इतने अच्छे नेता बन जाते हैं और पूरे 5 साल के लिए फिर गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो धन मतदाताओं, राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों सबको भ्रष्ट बना देता है। ठीक है, तो आज का चुनाव सिर्फ पैसे के दम पर चल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये कहा जा सकता है कि चुनावी राजनीति से जागरूकता आई है, किंतु चुनावी राजनीति के कारण हमारे समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का भी जन्म हुआ है, जिसके कारण चुनावी राजनीति से एक विवेकशील मतदाता दूर रहना पसंद करता है। चुनावी राजनीति के कारण निम्नलिखित प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। फर्स्ट है जातीयता का बोलबाला, भेदभाव व वैमनस्यता बढ़ना, भ्रष्ट आचरण एवं व्यवहार, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, क्षेत्रीयता की संकुच सोच, धार्मिक कट्टरता व धर्म और राजनीति का जोड़, व्यक्तिगत स्वार्थ या हित, हिंसा व खून खराबा, नैतिकता का पतन, संकुच सोच, वोटों की खरीदारी, धन का अधिक व्यय, झूठा प्रचार, सांप्रदायिकता को बढ़ावा, जाली वोट हेतु उकसाना। देखो आज इसमें क्या प्रत्यक्ष क्या बताया गया भाई कि जो चुनावी राजनीति है उसमें अब आज के प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो कुछ जागरूकता आई है, किंतु चुनावी राजनीति के कारण हमारे समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म हो गया है। ठीक है, चुनावी राजनीति में एक विवेकशील मतदाता दूर रहना पसंद करता है। ठीक है, अब देखा जाए तो कारण निम्नलिखित प्रभाव को स्पष्ट देखा जाता है। जातीयता का बोलबाला सही है भाई, जैसे ही चुनाव आते हैं तभी क्या कर देते हैं, ये जातियों के नाम पे वोटिंग होने लग जाती है। भाई ये फलाना ब्राह्मण है, ये जाट है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, मतलब जो हमारी कास्ट का उठता है ना उसी के प्रति लोग पीछे उसी के भागने लग जाते हैं। ठीक है, दूसरा भेदभाव आ जाता है, भ्रष्ट आचरण एवं व्यवहार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है सरकारी मशीनों का भी दुरुपयोग किया जाता है, क्षेत्रीयता का संकुचित सोच। ठीक है, जो एक गांव में है या जो एक रीजनल सा एरिया है वहां पर क्या है, संकुचित सोच होती है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई हमारे धर्म का, हमारी जाति का लोग उठा है, चाहे उसको कोई काम ना करना हो लेकिन वोट देनी उसी को गई क्योंकि हमारे धर्म का लोग है। तो धार्मिक कट्टरता धर्म व राजनीति का से जोड़ा जाता है। व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं लोगों के, हिंसा व खून खराबा होता है, नैतिकता का पतन होता है, वोटों की खरीदारी की जाती है, धन का अधिक खर्च होता है, झूठा प्रचार किया जाता है, सांप्रदायिकता को बढ़ाया जाता है और जाली वोट देने हेतु उकसाया जाता है। ठीक है, कि भाई कई बार ऐसा होता है, मान लो कोई कई बंदे तो ऐसे हैं जो कई कई बार भी वोटिंग करके आते हैं। मान लो एक कोई बाहर रहता तो उसके नाम की भी वोटिंग डाल के आ जाते हैं।
तो आज का जो हमारा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का युग है, जिसमें जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, वो शासन चलाने के लिए चुनती है, ठीक है। लेकिन समय समय पर जल्दी जल्दी होते रहते हैं, तो चुनाव में उम्मीदवार और उनके ईमानदारी, नैतिकता और शुद्धता में काम नहीं लेते और अपने को सफल बनाने के लिए बहुत भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। इसमें लोकतंत्र का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। यानी कि जो भ्रष्ट पार्टियां हैं, वो सिर्फ उनको क्या है कि हमें बस चुनाव जीतना है, उचित रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुने नहीं जाते। और किसी भी देश के अगर हमें डेमोक्रेसी को जीवित रखना है, सफल बनाए रखना है, तो हमें उचित ढंग से क्या है, चुनाव प्रक्रिया को चलाना होगा। चुनावी राजनीति के कारण यह अगर हम चुनावी राजनीति में घुसते हैं तो उसके कारण ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों को क्या है, पैसे देकर वोट खरीदी जा रही है। अगर वोट खरीद के तुम किसी को नेता बना रहे तो वो नेता आपका भला नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुन लेंगे जो कोई काम तो करने वाला है नहीं, ठीक है। तो हमें अगर अपनी डेमोक्रेसी को बनाए रखना है तो हमें एक ईमानदार नेता को हमें चुनना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ो। भारत में सांप्रदायिकता का बड़ा प्रभाव है और इसने हमारी प्रगति में सदैव बाधा उत्पन्न की है। जाति और धर्म के नाम पर खुले रूप में मत मांगे और डाले जाते हैं। राजनीतिक दल भी अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं समय इस बात को ध्यान ध्यान में रखते हैं और उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने का प्रयत्न करते हैं जिस जाति का उस क्षेत्र में बहुमत हो। भारत में अब तक जो चुनाव हुए उनके आंकड़े भी इस बात का समर्थन करते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल चुनावी राजनीति सही। ये तो समझ में आ गई, अगला पढ़ दो पैराग्राफ। चुनावी राजनीति के कारण भारत में चुनाव में धन का बहुत अधिक खर्च होता है जिसे देख के साधारण व्यक्ति तो चुनाव लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वैसे तो चुनाव आयोग ने विधानसभाओं तथा लोकसभाओं के चुनाव पर खर्च किए जाने वाले धन की अधिकतम राशि निश्चित की है और प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव के बाद खर्च का ब्यौरा देना पड़ता है, परंतु वास्तव में लाखों रुपए हर उम्मीदवार चुनाव पर खर्च करता है। इससे गरीब लोग योग्य व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना आसान या संभव नहीं रहता। 1989 में तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव खर्च ने लोकसभा के आम चुनावों को भी मात कर दिया। एक अनुमान के अनुसार विधानसभा की 232 सीटों के लिए प्रचार अभियान में 150 से लेकर 200 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 1999 में लोकसभा के चुनाव में 845 करोड़ रुपए खर्च हुए, अधिक खर्च हुआ। 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव में लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक है भाई, अब देखो हमारे यहाँ पर जो पैसा है वो भी बहुत अधिक ज़्यादा खर्च किया जा रहा है चुनाव के ऊपर। वैसे तो सरकार ने एक लिमिट तय की गई है और बाद में सरकार इसका ब्यौरा भी आपसे मांगती है, लेकिन फिर भी लोग दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जैसे यहाँ पर तमिलनाडु का एक एग्जाम्पल दिया गया कि 150 से 200 करोड़ रुपए चुनाव के ऊपर खर्च किया गया है। अगर यही 150-200 करोड़ रुपए वहाँ के डेवलपमेंट के लिए लगाते तो कितना अच्छा रहता। और यहाँ पर इन्होंने ये पैसा सिर्फ लोगों को नशे की आदत लगाने के लिए खर्च कर दिया, ठीक है। तो 15वीं लोकसभा के चुनाव में लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये देखो भाई 2009 में, 1999 में 845 करोड़ रुपए अधिक खर्च हुए। 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव में लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये टोटल एक व्यक्ति के नहीं, जितनी भी टोटल पॉलिटिकल पार्टी है उन लोगों ने जो जो खर्च किया वो वाले ये पैसे। ये तो सिर्फ डाटा के बेस पे बताया गया है, ये तो उन्होंने सिर्फ दिखाया होगा कि इतने हमने खर्च किए हैं। खर्च तो इससे भी ज्यादा किए होंगे उन लोगों ने, ठीक है। तो चुनाव की वोटों को खरीदी और बेची जाती है। वैसे ऐसा करना अपराध माना जाता है, लेकिन भारत क्या एक गरीब देश है और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में गरीब मतदाताओं की संख्या काफी अधिक होती है, तो उनके वोट को खरीद लिया जाता है, ठीक है। तो गरीब व्यक्ति धन का लालच में शिकार आ जाता है और पैसे लेकर अपना वोट दे देता है। चुनाव में शराब का भी बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। शराब का दौर चलते रहते हैं और शराब के दम पर उनके मत इकट्ठे किए जाते हैं। गरीब तथा ग्रामीण मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए शराब का विशेष प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है, ये एक बार तो राजनीतिक लोकतंत्र के कारण मूल्यों को बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है और समय रहते इन अगर गहन विचार नहीं किया गया तो ये एक गंभीर रूप धारण कर लेंगे, ठीक है। तो समय रहते इन गहन विचार करने और निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि भाई वो तो चुनाव में एक बार पीना सिखा देते, लत लगा देते, क्योंकि उस टाइम तो फ्री की मिल रही होती है लोगों को। लेकिन बाद में यही समस्या, वो तो चुनाव जीत के चले जाएंगे, उसके बाद कोई ड्रिंक करने को नहीं मिलेगी उनको, लेकिन फिर जो एक आम इंसान है उनके घरों में झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो इसमें यही बताया गया है, क्वेश्चन था हमारा,
जो चुनावी राजनीति है वो क्या है उसको स्पष्ट कीजिए। ये तो हम क्या है डायरेक्ट स्पष्ट तौर पे हमारे यहाँ पर देख रहे हैं, जब भी इलेक्शन आती है पैसा इतना बर्बाद किया जाता है, शराब के ऊपर पैसा बर्बाद किया जाता है, रैलियां हो रही हैं, में जो चुनावी जो नेता है वो क्या है बारिश के मेंढक की तरह निकल के आते हैं। कई कई पार्टी तो ऐसी होती है जिनका हमें पता भी नहीं होता, और वो भी पार्टियां निकल निकल के आती हैं, लोगों से घर घर मिलती हैं, और फिर जैसे ही चुनाव होते हैं सब गायब, फिर 5 साल के लिए सब गायब, फिर से चुनाव आएंगे फिर से सब प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण जो हमारे चुनावी सिस्टम में ठीक नहीं है। ठीक है, तो बस हमें बताना था कि चुनावी सिस्टम क्या है हमारे यहाँ पर, तो ये सारा हम बता दिया। अगर ये क्वेश्चन तो आप ऐसा है कि याद नहीं करोगे तब भी सारी चीजें लिख सकते हो कि चुनाव के टाइम पे क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव प्रणाली के कोई 5 दोष लिखिए। ठीक है, हमारी भारतीय चुनाव प्रणाली है उसके 5 दोष क्या क्या है। राजनीतिक दलों की अधिक संख्या, ठीक है भाई, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं भाई, किसको वोट दे किसको वोट ना दे। दूसरा है राजनीति का अपराधीकरण, इसमें क्या है राजनीति में इसमें चुनाव में अधिक संख्या में अपराधी भाग लेते हैं, वो अपराधों को छोड़कर अपराधियों के चुनाव लड़ने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। ये अपराधी तत्व चुनाव में हिंसा और अन्य नैतिक साधनों का सहारा लेते हैं। तो राजनीतिक में अपराधीकरण ये एक दोष है। दूसरा धन का प्रयोग करना ये भी एक दोष है, क्योंकि लोगों को शराब की लत लगाते हैं या फिर लालच देकर उनसे वोटिंग खरीदते हैं। सरकारी मशीनों का दुरुपयोग, ये भी बात सही है बिल्कुल कि जो ईवीएम मशीन लगा रखी हैं उनमें भी क्या किया जाता है, उनका भी दुरुपयोग किया जाता है। दोषपूर्ण चुनाव विधि, जो हमारी चुनाव विधि है उसको भी दोषपूर्ण बताया गया है। अनेक संख्या में उम्मीदवार चुनाव में भाग लेते हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, और बहुत कम ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिन्हें डाले गए वैध मतों का 50% से भी अधिक प्राप्त होता है। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। प्रथम तो 40% लोग मतदान में ही भाग नहीं लेते, उनमें से एक बड़ा वर्ग जो वास्तव में अल्पसंख्यक होता है वह चुनाव में जीत प्राप्त करता है। यह लोकतंत्र नहीं अपितु अल्पसंख्यक प्रभावशाली वर्ग का शासन है। ये बिल्कुल सही है भाई, दोषमुक्त चुनाव विधि है। यहाँ पर लोग 40% लोग तो वोटिंग ही करने नहीं जाते, जो जाते हैं तो वे बहुत माइनॉरिटी वाले या जो गरीब लोग हैं जिनसे उन्होंने वोट खरीदी वो जाते हैं। उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता का अभाव, हम भी ये बात भी बड़ी गलत है कि आप देखते हो अगर हमें कोई परीक्षा पास करनी होती है तो हमें हमारी ये योग्यता निर्धारित की जाती है, लेकिन जो चुनाव है उनके लिए कोई योग्यता ही नहीं है। 10वीं पास व्यक्ति और चुनाव के लिए खड़ा हो जाता है। आप देखो कोई भी आप जॉब कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इतनी योग्यता इन्होंने निर्धारित कर रखी है, लेकिन यहाँ पर दोष ये है कि यहाँ पर कोई शैक्षणिक योग्यता ही निर्धारित नहीं कर रखी। उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं। वैसे तो जॉब के लिए तो क्या है 60 ईयर क्या है कि 60 ईयर के बाद आप रिटायरमेंट हो जाते हो, या 42 के बाद आप क्या है जॉब, उसमें ये होता है ना कि जैसे हम गवर्नमेंट के फॉर्म फिल करते हैं तो हम 42 तक ही गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी तो कोई एज लिमिट ही नहीं है, ये तो 60 की उम्र या 65 की उम्र तब भी चुनाव में खड़े हैं। ठीक है, तो ये इसके दोष हैं। राजनीतिक दलों पर की अधिक संख्या होगी है, किसको वोट दे किसको वोट ना दे। यहाँ पर क्या है राजनीति कम और अपराध ज्यादा चलते हैं, गुंडागर्दी चलती है, धन का ज्यादा उपयोग होता है और सरकारी मशीनों का क्या है दुरुपयोग होता है। दोषपूर्ण चुनाव विधि मानी गई है और उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता का भी अभाव है, और उम्मीदवारों की जो क्या है अधिकतम आयु की भी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये इसके दोष थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक दबाव समूह एवं राजनीतिक दल में भिन्नताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दबाव समूह क्या है और राजनीतिक दल क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, और एक प्रेशर जमाने वाला ग्रुप क्या है। तो प्रेशर जमाने वाला ग्रुप तो क्या होता है एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है, और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक फॉर्मल ग्रुप होता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वे ऐसे संगठन होते हैं जो प्राय कुछ सामान्य व्यवसाय रुचि आकांक्षाओं तथा सलाह एक साथ कुछ सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। जो दबाव समूह है एक ऐसा संगठन होता है जिसमें व्यक्ति प्राय या तो सामान्य कोई बिजनेस कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, या सलाह एक साथ कुछ सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इकट्ठा होते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी का निर्णय तब होता है जब व्यक्तियों का एक समूह चुनाव में शामिल होता है और सरकार में सत्ता रखता है। ठीक है, तो पहला तो क्या था जो दबाव समूह है
वो क्या था हमारा, एक इनफॉर्मल ग्रुप है और पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मल ग्रुप है। जो हमारा प्रेशर ग्रुप है वो ऐसा संगठन है जिसमें प्राय कुछ व्यक्ति अपने कुछ एक जैसे ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी ये ऐसा ग्रुप होता है जो चुनाव के टाइम पे ही हमें दिखाई देते हैं और सरकार में सत्ता रखता है। प्रेशर ग्रुप में सदस्यता सीमित होती है और पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यता का आधार अत्यंत व्यापक होता है। ये देखो भाई, जो प्रेशर ग्रुप है वो तो अपने छोटे से किसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए शामिल हुए हैं, तो उनकी जो सदस्यता है वो लिमिटेड है, यानी कि जैसे इनका ऑब्जेक्टिव पूरा वो निकल लेते हैं। और इनका क्या है, इनकी सदस्यता क्या है, अत्यंत व्यापक है, काफी बड़ी है। ठीक है, प्रेशर ग्रुप में तो क्या है, इतने लोगों के साथ मेल जोल नहीं होता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे लोगों के साथ मेल मिलाप होता है। प्रेशर ग्रुप कई प्रकार के होते हैं, जैसे धार्मिक ग्रुप बना लिया हमने, आर्थिक और सामाजिक ग्रुप बना लिया। और हमारी जो राजनीतिक दल है ये विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर गठित होते हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रुप का गठन तत्कालिक रूप से किया जाता है और राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज का गठन दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्रेशर ग्रुप राजनीतिक आंदोलन में प्राय प्रदर्शन, हमले और उपवास आदि में भाग लेते हैं और राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। प्रेशर ग्रुप लोगों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है और राजनीतिक दलों का चुनाव में लोगों का सामना करना पड़ता है, अतः उनके प्रति उनकी जवाबदेही है। ठीक है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। तो ये था आपका दबाव समूह और राजनीतिक दल। कुछ समझ में आया है? यस मैम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन होएगा हमारा, फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो हम कल कर लेंगे। पढ़ो इसको। भारत में मतदाता व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्वों पर को रेखांकित कीजिए या प्रकाश डालिए। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। भारतीय राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार में वर्गीय पहचान पे बहुत अधिक जोर दिया गया है। फिर भी भारत एक ऐसा देश है जिसमें व्यक्तियों की भाषा, धर्म और राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत समाहित जातियों के रूप में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मतदान व्यवहार मुख्यतः एक देश में मतदाताओं के राजनीतिक व्यवहार का एक प्रकार है। मतदान व्यवहार की एक स्पष्ट समझ होने से ये समझना सरल होता है कि लोक निर्णायक गण अपने निर्णय क्यों और कैसे लें। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है जाति। जाति प्रथा भारतीय समाज की एक अटल वास्तविकता है। ये एक ऐसा लक्षण है जो राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था का अटूट अंग बन चुका है। सामाजिक वास्तविकता के रूप में जाति भारतीयों का एक सक्रिय कारक है। हमारी राजनीति एवं मतदान व्यवहार को जातियां बेहद प्रभावित करती हैं। इसी आधार पर दल बनते हैं। मतदाताओं का राजनीति संग्रह होता है। चुनाव अभियान में जाति आधारित समर्थन इत्यादि कारक है जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। देखो भाई, अब आप भी देखते हो कि जैसे ही चुनाव का दौर आता है तो जितने भी मतदान बिहेवियर को प्रभावित करने वाले तत्व, आप भी जब जैसे वोटिंग डालने जाते हो तो सबसे पहले आप गांव में तो सबसे पहले खास बात ये देखते हो कि कौन सी जाति का बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, कि चुनाव के लिए कौन सी जाति का बंदा खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो जो प्रभावित करती है वो होती है जाति। तो राजनीति व सामाजिक व्यवस्था का अटूट अंग बन चुकी है। वास्तविक रूप से जाति भारतीयों का एक सक्रिय कारक का काम करती है। जैसे यहाँ पर क्या था, बीजेपी में तो क्या थे, एक ब्राह्मण खड़े हुए थे और आपके उसमें कांग्रेस में ये थे जाट जाति से थे, तो लोगों में क्या वोटिंग बट गई। ठीक है, तो जाति का बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि मेरी जाति का है तो अपनी जाति वाले को देते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा उठाया जाता है और ये इनका प्रोपेगेंडा होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, जाति को बीच में लेके आना ताकि उनको वोटिंग मिल सके। ठीक है, तो चुनावी अभियान में जाति आधारित समर्थन इत्यादि कारक है जो मतदाता बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई और नहीं, हम पढ़े लिखे भी यही सोचते हैं। ठीक है, तो जाति का बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। दूसरा है नीतियां और वादे। मतदान व्यवहार को उम्मीदवार की जितनी भी घोषणाएं हैं, नीतियां हैं एवं वादे भी क्या है, प्रभावित करते हैं। चुनाव के दौरान व्याग्रता एवं उत्सुकता का सामना करने वाले मतदाता उन उम्मीदवारों के लिए वोट करते हैं जो अपनी नीतियों और वादों का प्रभावी घोषणा पत्र दिखाते हैं। ठीक है, एक आप देखते हो
जैसे अब की बार तो ये ट्रेंड चला हुआ था कि भाई बुजुर्गों की पेंशन इतनी कर देंगे, महिलाओं को 2100 रुपये महीना देंगे हम अगर हमारी पार्टी आ गई। तो कुछ नीतियां और वादे भी प्रभावित करते हैं हमें अपनी वोट डालने के लिए, ठीक है, कि हम किसको वोट दें। तो जिसकी हमें घोषणा पत्र अच्छी लगती है उसका, जैसे किसी ने बोला कि भाई जैसे मेरी सरकार आएगी मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, बुजुर्गों की पेंशन 3000 से 6000 कर दूंगा, तो भाई बुजुर्ग लोग तो खुश हो गए, तो वो हम तो उसी को देंगे भाई जो हमारी पेंशन 6000 करेगा। तो नीतियां और वादे भी इफेक्ट करते हैं। उसके बाद है आपकी बेरोजगारी और महंगाई, ये भी प्रभावित करती हैं। लोग उनके पक्ष में मतदान करते हैं जो ये वादा करते हैं कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे और महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, ठीक है। आयु एवं लिंग ये भी प्रभावित करता है भाई, हमारी एज और जेंडर भी। मतदान का अधिकार 18 वर्ष की आयु वाले हर स्त्री पुरुष को है। तो इस अवस्था में अधिकतर लोग उम्मीदवार को लोकप्रियता अथवा दूसरे के निर्देश पर मतदान करते हैं और उनकी अपनी रुचि नगण्य होती है। लिंग भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। महिला वर्ग की अपेक्षा पुरुष वर्ग मतदान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आयु और लिंग का भी फर्क पड़ता है। जो बच्चे 18 साल के जो भी, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, वो वोटिंग कर रहे हैं। तो जैसा घर वाले बोल रहे हैं उसी को वो वोटिंग कर रहे हैं। और महिलाओं की बजाय जो जेंट्स हैं वो ज़्यादा वोटिंग में एक्टिव तरीके से सक्रिय होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपकी शिक्षा एवं विवेक, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। शिक्षा मानव को विवेकशील बनाती है ताकि वे सही और गलत का डिसीजन ले सके। अशिक्षित मतदाता अपने मतदान का विवेकपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाता, उसका निर्णय प्राय कुछ लोगों द्वारा निश्चित किया जाता है। देखो भाई हमारे घर में ही लगा लो, हमारे घर में 8 या 9 वोटिंग है, ठीक है। फैमिली देखा जाए तो पूरी बड़ी है, लेकिन मैं अपने फैमिली की बात कर रही हूँ कि मेरे फैमिली में मान लो मेरी सास ससुर मैं देवर मेरे हस्बैंड देवरानी, हाँ 6 वोट है। तो 6 वोट में से क्या है, शिक्षा एवं विवेक का भी प्रयोग किया जाता है। 5 बंदे तो एक साइड वोट डालते हैं, मैं अकेली दूसरी साइड वोट डालती हूँ, ठीक है। तो सब क्या है, सबका अपना वो है। तो शिक्षा क्या है, हमें विवेकशील बनाती है, हमें जो सही लगेगा हम उसको वोटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारी क्या है, शिक्षा और विवेक का भी प्रभाव पड़ता है। पहले के बंदे क्या बोलते थे, भाई उसी को वोट देनी है, ठीक है। भाई अब अगर बंदा पढ़ा लिखा है तो उसको लगेगा कि कौन हमारे हित में है, कौन सही डेवलपमेंट करेगा, तो बंदा उसी को वोट डालेगा, ठीक है। आगे है निर्वाचन पद्धतियां, यानी कि जो इलेक्शन के जो मेथड हैं वो भी क्या है, प्रभावित करते हैं कि चुनाव की सारी प्रोसेस, उसका वास्तविक परिणाम बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि चुनावी प्रक्रिया किस पद्धति से संपन्न हुई है। चुनाव संपन्न कराने की 3 है, एक तो बहुवाद से, एक अधिमान से, एक सूची लिस्ट पद्धति। बहुवाद पद्धति के अंदर सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी घोषित होता है और भारत में यही पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। तो निर्वाचन पद्धति भी हमारे ऊपर प्रभाव डालती है कि वोटिंग होती है, जिसकी ज्यादा वोटिंग पड़ी तो वो जीत जाता है। दूसरी एक अधिमान और एक होती है सूची लिस्ट। लेकिन भारत में क्या है, बहुवाद है, यानी कि जिसको ज्यादा वोटिंग मिली वो जीतेगा, ये पद्धति विचलित है। आगे है मीडिया। मीडिया को भी पॉलिटिकल अभियान तथा चुनाव प्रचार में प्रयोग करने के मतदाता व्यवहार को प्रभावित किया है। कई बार मीडिया भी इस तरीके से दिखाती है कि भाई वो पॉलिटिकल पार्टी तो बड़ी अच्छी है, वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं है। तो मीडिया का भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है हमारी असुरक्षा। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों के अनुसार असुरक्षा मतदान बिहेवियर को प्रभावित करती है। मतदाताओं के बीच अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा, साथ ही उनके जीवन की सुरक्षा और संरक्षण उनके व्यवहार के में निर्णायक भूमिका निभाती है, ठीक है। तो असुरक्षा यानी कि साइकोलॉजिकल जो एनालिसिस है उसके अनुसार असुरक्षा मतदाता बिहेवियर को प्रभावित करती है। मतदाताओं के बीच अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा, साथ ही जीवन की सुरक्षा और उनके व्यवहार को, देखो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को धमकियां दी जाती है कि हमारी पार्टी को वोट नहीं दोगे तो भाई तुम्हें खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी लोगों की क्या है, वोटिंग डिसीजन को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा क्वेश्चन था ये, कि भारत के अंदर जो वोटिंग बिहेवियर है उसको अफेक्ट करने वाले कारकों के बारे में यहाँ बताइए, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो आज हमने कौन सा किया है,
डेमोक्रेसी वाला जो 3.2 था पेज नंबर 45 से, डेमोक्रेसी, पार्टी सिस्टम एंड इलेक्टोरल सिस्टम, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। उसके बाद इसके क्या क्या घटक हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा पार्टी सिस्टम क्या है और इसकी फीचर्स के ऊपर प्रभाव डालिए। थर्ड क्वेश्चन किया पार्टी सिस्टम की क्या क्या समस्याएं होती हैं। फोर्थ था हमारा इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स क्या होती है, चुनावी राजनीति क्या होती है, चुनावी राजनीति के क्या क्या दोष हैं। फिर था हमारा दबाव समूह क्या है और राजनीतिक दल है, इनमें क्या डिफरेंस है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमने किया है भारत के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बताइए। ठीक है, तो इतना सारा समझ में आ गया आरती? यस मैम। ठीक है, तो जो हमारा है नेक्स्ट वाला पॉइंट वो कल करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती राज स्पेशली थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। विकेंद्रीकरण और पंचायती राज में 73वां और 74वां संशोधन के बारे में हम ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी अब कल ही करेंगे। कितने हो गए हैं वैसे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर? मैम 18 हो गए हैं। 18 हो गए हैं और हैं कितने? 47 है। कोई नहीं, फिर ये जैसे ये होएगा 3.3 वाला साथ साथ होंगे तो साथ साथ कर लेंगे, साथ साथ नहीं होंगे तो फिर छोड़ देंगे, बाद में कर लेंगे कंप्लीट होने के बाद। देखो ये तो आप कर सकते हो, एक बार निकालो। ये वाला क्वेश्चन 24वां, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली है, यानी कि जिसको ज्यादा वोटिंग मिलेगी वही वोटिंग में जीत जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय दलों में हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल, पंजाब में अकाली दल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आदि मुख्य है। यानी कि ये बता दिया बहुदलीय प्रणाली, ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम वाला क्वेश्चन है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ पर है। कि फिर बता दिया कांग्रेस की पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, इंडियन नेशनल इनेलो की पार्टी है, पंजाब में अकाली दल है, यूपी में समाजवादी पार्टी है। चलो बाकी फिर देखते, बोलो। 22 क्वेश्चन भी इजी है, ये भी हो जाएगा मैम। हाँ हाँ, कार्यपालिका का ये भी हो जाएगा। राजनीतिक नेक्स्ट दलों में क्लास। आंतरिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हो? 25 वाला भी कर सकते हो। स्थानीय सरकार का संरचना ये भी कर सकते हो कि जो लोकल लेवल पे जो वो है हमारी, उसका क्या स्ट्रक्चर है। जैसे पहले नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ये सारी चीजें आती हैं। फिर ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, विकास खंड, पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो 22वां क्वेश्चन शॉर्ट में, 23वां, 24वां और 25वां, ये 4 क्वेश्चन कर लेना। ओके मैम। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में आफ्टर 10 मिनट। ओके मैम। ओके बेटा, बाय।